हेलो, वेलकम टू ग्रैब यूपीएससी। आगे की सीरीज़ हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने जो क्वेश्चन करा दिए थे वो 30 तक करा दिए थे। आगे हम इसमें 31 से देखते हैं कितने तक आए। अप्रॉक्स 50 तो कर ही लेंगे एस्टिमेट हम, मतलब 50 नॉट 50 क्वेश्चन, 50 तक काउंटिंग हो जाएगी क्योंकि 30 हो चुके। 20 क्वेश्चन मोर अगर कोशिश कर सकते हैं तो आगे पूरे 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट की सीरीज़ के क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगस्त्य लोपामुद्रा का विवाह निम्नलिखित में से किस विवाह का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रजापत्य विवाह, ऑप्शन बी दैव विवाह, ऑप्शन सी आर्ष विवाह, ऑप्शन डी ब्रह्म विवाह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी आर्ष विवाह। क्यों है? जो भारतीय जो संस्कृति है उसमें विवाह के मतलब विवाह को संस्कार का दर्जा दिया गया। मुख्यतः 8 प्रकार के जो विवाह पाए जाते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में। ठीक है, और प्रारंभिक उल्लेख इसका उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ठीक है, प्रारंभिक उल्लेख उत्तर वैदिक काल के ग्रह सूत्रों से मिलता है। आर्ष विवाह में कन्या क्या करता है, मतलब ये जो आर्ष विवाह है इसमें क्या करता है? कन्या मतलब कि सॉरी हाँ, आर्ष विवाह में कन्या का पिता वर से एक देखो, कन्या का पिता वर से एक जोड़ी गो मिथुन लेकर अपनी कन्या का विवाह उससे कर देता है। इसमें पिता अपनी पुत्री को बेचता नहीं था। अगस्त्य लोपामुद्रा का विवाह आर्ष विवाह का उदाहरण है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। 32 क्या? अक्षनीवी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किसके अभिलेखों में मिलता है? ऑप्शन ए सातवाहन युग में, ऑप्शन बी गुप्त युग में, ऑप्शन सी कुषाण के युग में, ऑप्शन डी हर्ष के युग में। इसका ऑप्शन होगा सी कुषाणों के युग में। कैसे? कुषाण युग ने 2 नई प्रथाओं की शुरुआत की थी। एक यक्षनीवी और प्रथा दूसरी थी देवकुल प्रथा। यक्षनीवी जो थी न्यास संपत्ति था। ठीक है, न्याय संपत्ति था, मतलब न्यास का अर्थ है भू राजस्व का स्थायी दान। कुषाण जो थे ना, कुषाण युग के अभिलेखों में इसका प्रथम उल्लेख मिलता है। वहीं जो गुप्त में यह प्रथा जो थी वो व्यापक थी। ठीक है, अब देवकुल प्रथा जो थी इसमें मतलब कुषाण के युग में दो प्रथाएं थी। इसमें एक हमारी जो बताई गई है अक्षनीवी और दूसरी थी देवकुल। देवकुल प्रथा राजा की मृत्यु के बाद उसकी मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित करने की प्रथा थी, उसको देवकुल प्रथा थी। ठीक है, कुषाणों ने यह प्रथा रोमन शासकों के अनुकरण पर चलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। 33 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मंदिर निर्माण कला का पूर्ण विकास गुप्त काल में हुआ है। दूसरा, नागर मंदिर की आधारभूत योजना अष्टभुजी होती है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। ठीक है, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? 33 का आंसर हमारा होगा कोई भी नहीं। क्यों नहीं? गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण कला का मतलब गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म तो हुआ था, उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ था। ठीक है, तो मंदिर निर्माण कला का पूर्ण विकास गुप्तोत्तर काल में हुआ था। ठीक है, और नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक प्रचलित थी। नागर शैली या नायर मंदिर में आधारभूत योजना वर्गाकार होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 34 एंड फोकस ऑन 34 क्वेश्चन। दक्षिण भारत में श्रेणी संगठनों को अभिलेखों में निम्नलिखित में से कहा गया है? दक्षिण भारत में श्रेणी संगठनों को अभिलेखों में निम्नलिखित में से क्या कहा गया? अच्छा, दक्षिण भारत की जो श्रेणी संगठन थे, अंजुवनु, मणिग्रामम, समया, वलिज्यम। तो 34 का जो आंसर होगा वो सी। अब सी क्यों होगा सही? समय तो मतलब दक्षिण भारत में श्रेणी संगठनों की जानकारी का प्रधान स्रोत अभिलेख है। ठीक है, जो वहाँ पे जो इससे दक्षिण भारत के जो संगठनों का अभिलेख कहाँ से मिलता है? हमें अभिलेखों से मिलता है, अभिलेखों से। ठीक है, जानकारी उनकी अभिलेखों से मिलती है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में श्रेणी संगठन को अभिलेखों में समया कहा जाता है।
अभिलेखों मतलब जो दक्षिण भारत में है, जो सीढ़ी संगठन है, ठीक है, जो संगठन है उनको अभिलेखों जो सीढ़ी संगठन को अभिलेखों में समाया कहा जाता है। दक्षिण में या अयवोले ऐहोल सर्वाधिक शक्तिशाली सीढ़ी संगठन था, जिसका प्राचीनतम उल्लेख लड़खान मंदिर से प्राप्त हुआ है। अमरावती स्तूप लेख में निगम की सदस्य सृष्टि प्रमुख आदि का उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 95 ओके। निम्नलिखित में से किसने फर्श एवं छत बनाने में खपरेल टाइल्स का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए शकों ने, ऑप्शन बी मौर्यों ने, ऑप्शन सी कुषाणों ने, सातवाहनों ने, डी ऑप्शन, ठीक है। तो किन्होंने किया था? कुषाणों ने। मौर्योत्तर युग के भवन में पकी हुई ईंटें देखो, मौर्योत्तर युग के भवन जो थे पकी हुई ईंटों से बने थे, ठीक है। लेकिन कुषाणों ने फर्श एवं छत बनाने के लिए खपरेल टाइल्स का प्रयोग शुरू कर दिया था, और कुषाणों ने फुहार एवं टोंटियों वाले पात्र के प्रयोग भी शुरुआत कर दी थी। स्मरण रहे, मतलब ये चीज़ रहे, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम टाइल्स तथा पकी ईंटों का प्रयोग की शुरुआत सातवाहनों द्वारा किया गया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग और टाइल्स का सर्वप्रथम जो शुरुआती सातवाहनों द्वारा किया गया था। लेकिन इसके प्रमाण करीमनगर जिले में पेडाम्बुक्कर से मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन को समझो, इन्होंने ये पूछा है कि किसने फर्श एवं छत बनाने के खपरेल टाइल्स का प्रयोग किया था। प्रयोग तो कुषाणों ने भी किया है, लेकिन शुरुआत जो सबसे पहले की थी ना, जैसे टाइल्स और पकी ईंटों का, तो सातवाहनों ने किया था, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि जो मौर्योत्तर युग में भवन पकी हुई ईंट के बने थे, लेकिन कुषाणों ने फर्श एवं छत बनाने के लिए खपरेल टाइल्स का प्रयोग शुरू किया था। कुषाणों ने फुहार एवं टोटियों वाले पात्र भी प्रयोग भी किए थे, शुरुआत की थी। लेकिन दक्षिण भारत में सर्वप्रथम टाइल्स तथा पकी ईंटों का प्रयोग की शुरुआत किसने की थी? वो सातवाहनों द्वारा किया गया था, जिसके प्रमाण करीमनगर जिले में पिडाम्बकुर में से मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ना चेंज नहीं आना चाहिए, पता चले कि क्वेश्चन बदल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक सेकेंड आ जाओ, हम क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर हम 36 में, निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक के पश्चात कुषाण मुद्राओं पर खरोष्ठी लिपि एवं प्राकृत भाषा तिरोहित हो गई थी? मतलब निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक के पश्चात कुषाण मुद्राओं पर खरोष्ठी लिपि एवं प्राकृत भाषा तिरोहित हो गई थी? ऑप्शन ए कुजल कडफिसस, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी विमक डफिसस, डी होविष्क, ओके, ठीक है, होविष्क। ऑप्शन 36 का ऑप्शन सी सही है, सी यानी कि विमक डफिसस। तो कुषाणों को यूची या तोखरी भी कहा जाता था, तो ये चीज़ याद रखना कि कुषाणों को यूची या तोखरी भी कहा जाता था। इन्हीं को भारतीय साहित्य में ऋषिक भी कहा गया, ठीक है। विमक डफिसस को कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विमक डफिसस अंतिम कुषाण शासक था जिसने द्विभाषा ध्वलिपि मतलब खरोष्ठी एवं यूनानी का प्रयोग किया था। द्विभाषा मतलब ध्वलिपि, तो खरोष्ठी एवं यूनानी का प्रयोग किया था। और इसके बाद कुषाण मुद्राओं पर खरोष्ठी और प्राकृत लिपि भाषा तिरोहित हुई थी। तो क्या हो गई, किसके बाद हुई थी? तो हमने ऑप्शन में कहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान एवं सुपारी का उल्लेख संगम युग के किस रचना में हुआ था? नंबर ए शिल्पाधिकारम, बी पित्तुयाप्तु, शिल्पकादिरम एवं पित्तुयाप्तु, और तोलकापियम, ठीक है। 37 का ऑप्शन जो होगा वो डी है। डी जो है, संस्कृत में पान पत्ते में तांबुल एवं सुपारी को गुवक कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। पान और सुपारी का उल्लेख शिल्पाधिकारम एवं पित्त्यात्व में हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पान और सुपारी का उल्लेख संगम युग में किस में मिलता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है।
पान एवं पत्ते सुपारी का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण पूर्व एशिया में किया गया था। कालिदास के रघुवंश ने इसका प्रचलन श्रेय दक्षिण भारतीयों को दिया गया था। सॉरी, ऑप्शन ये होगा सी, नॉट डी, क्योंकि शिल्पादिगम और पितृव्याप्त दोनों ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 का हमने क्या किया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मौर्य साम्राज्य की भांति गुप्तराज बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित था। दूसरा, गुप्त काल में भूमिकरों की संख्या में वृद्धि होती थी, वाणिज्य करों की संख्या घटती थी। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। ठीक है, 38। तो 38 का ऑप्शन क्या है, केवल दूसरा। क्यों? दूसरा क्या है, गुप्त काल में भूमिकाओं की संख्या में वृद्धि होती थी, भूमिकारों की संख्या में वृद्धि होती थी और वाणिज्य करों की संख्या घटती थी। तो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल प्रशासन की विशेषता है समतावादी प्रवृत्ति में वृद्धि और केंद्रीय नियंत्रण में ह्रास होता था प्रवृत्ति में। चूँकि गुप्त साम्राज्य के जो प्रशासन संबंधी बहुत सारे काम सामंतों और अनुदान भोगियों के हाथों में ही संपन्न हो जाते थे, इसलिए मौर्यों की भांति गुप्तों को बहुत बड़ा अधिकारी वर्ग रखने की आवश्यकता नहीं रही। तो बहुत अधिक रखना इसलिए भी अनावश्यक हो गया था, क्योंकि मौर्य जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य की भांति गुप्त राज्य बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त हो गई थी। यही वह काल है, गुप्त काल, जब भूमिकाओं की संख्या में वृद्धि होती थी और वाणिज्य उपकरणों की संख्या घटती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 कह रहा है, दक्षिण चित्र नामक टिप्पणी का संकलन किसके शासन के समय हुआ था। ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, डी नंदीवर्मन थर्ड। तो दक्षिण चित्र नामक टिप्पणी का संकलन निम्नलिखित से किसके शासन द्वारा होता था। ऑप्शन आंसर बताइए इसका। थर्टी नाइन का ए महेंद्र वर्मन प्रथम। तो दक्षिण चित्र नामक टिप्पणी का संकलन महेंद्र वर्मन प्रथम शासन के दौरान किया गया था, जिसका शीर्षक चित्रकार पुलिता। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश की रचना पुग्गोट्टई शिलाओं पर उत्कीर्ण है, जिसे संगीत संबंधी अभिलेख भी कहा जाता है। 40 क्वेश्चन। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसका स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन ए रमेश चंद्र मजूमदार को, बी सदाशिव अल्तेकर, सी के एम मुंशी, डी काशी प्रसाद जायसवाल। 40 का ऑप्शन होगा वो सी के एम मुंशी। क्यों? क्योंकि कला एवं साहित्य की प्रगति के कारण गुप्त युग को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग कहा जाता है। इसी काल में पुराणों, महाकाव्य जैसे कि रामायण और महाभारत है, दर्शन को अंतिम रूप दिया गया है। सर्वप्रथम के एम मुंशी के बाद अन्य राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है। वॉरनेट ने गुप्त काल को भारत का पेरिक्लीन युग कहा है, पेरेंटली युग। ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 मुझे यहाँ तक नहीं दिखाना है। ये नवपाषाण युगीन संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नवपाषाण युगीन संस्कृति की विशेषताओं में कौन सा कथन सही नहीं है। ए मृद भांडों का निर्माण, बी पाषाण औजारों पर पॉलिश करना, सी मृतकों को दफनाने के लिए ताबूत के रूप में बड़े बर्तनों का उपयोग किया गया था, डी चित्रकला की पहली बार शुरुआत। डी चित्रकला की पहली बार शुरुआत मध्यपाषाण युग में हुई थी। ठीक है, नवपाषाण युग में मानव सभ्यता का एक उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। लगभग 6000 से 4000 ईसा पूर्व के मध्य अवस्थित है। नवपाषाण युग में अवशेष भारत के विभिन्न भागों में मिलते हैं। इनमें कश्मीर की घाटी है, बिहार में चिरांद है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी है, दक्षिण भारत में अनेक स्थान में। तो नवपाषाण युगीन संस्कृति के निम्नलिखित कथन ए बी सी सही है।
सही कहा, मृदमानों का निर्माण भी हुआ है, सब चीज़ें बताएंगी। ओके, क्वेश्चन 42। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 42। 42 क्या कह रहा है? 42 कह रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई लकड़ी की कांच मूर्ति निम्नलिखित से किस मुद्रा में है? ए अभंग, बी समभंग, सी अतिभंग, डी त्रिभंग। डी त्रिभंग मुद्रा। नृत्य करते समय शरीर की आदर्श मुद्रा विभागों में झुकाव पर आधारित होती है, जो शरीर के मध्य और सीधे में परिवर्तन को या शरीर के संतुलन को दर्शाती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त त्रिभंग मुद्रा में नृत्य करती लड़की, सॉरी यहाँ पे मैंने लकड़ी बोल दिया था, लड़की, ठीक है, लड़की 2500 ईसा वर्ष पूर्व की आरंभिक कांस्य मूर्ति है। भंगिमाएँ 4 प्रकार की होती हैं। अभंग, समभंग, अतिभंग और त्रिभंग जो होती हैं। तो ये कौन सी मुद्रा थी? त्रिभंग में थी। और सॉरी, मैंने क्वेश्चन पढ़ने में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। नृत्य करती हुई लड़की, लकड़ी बाय फॉल्ट निकल गया, तो सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। 43 का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 43 हमारा क्या कह रहा है? लगभग 400 स्थलों से प्राप्त लाल पॉलिश युक्त RPW बर्तनों के टुकड़ों का मुख्य प्राप्ति किन स्थल से होती है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी गुजरात। बताइए क्या होगा इसका आंसर? डी ऑप्शन, गुजरात से। खोजों और उत्खननों से यह पता चलता है कि जो हिंद महासागर के तट के सहारे अनेक स्थल विद्यमान है। लाल पॉलिश युक्त RPW बर्तनों के टुकड़े फारस की खाड़ी के संपूर्ण तट और गुजरात में लगभग 400 स्थल में रहते हैं। याद रखना, 400 स्थल में रहते हैं। 44 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर लिखें। सूची 1 वृहद शिलालेख, सूची 2 खोजकर्ता, ठीक है। ABCD गिरनार, कीटो, जौंगड़, जनरल कोट, धौली, वॉल्टर इलियट और शहबाजगढ़ी, कर्नल डाड। और 44 तो 40, तो चलिए मिलाते हैं। गिरनार जो है, गिरनार गुजरात के जूनागढ़, ठीक है। गिरनार जो था गुजरात के जूनागढ़, गिरनार गुजरात के कर्नल द्वारा, ठीक है, कर्नल द्वारा। तो गिरनार, कर्नल, वॉल्टर, जनरल को कर्नल डॉट के द्वारा, ठीक है, ये गया। फिर आ जाता है हमारा जौगढ़, उड़ीसा का जंगम जिला, वॉल्टर इलियट द्वारा, ठीक है, याद रखना। फिर है धौली तो आपको पता ही होगा, उड़ीसा का पुरी जिला है, कीटो द्वारा। धौली का है ये। और शहबाजगढ़ी जनरल काटो जाएगा, पाकिस्तान में है, पेशावर जिला है और कोट द्वारा लिखा गया है, खोजा गया ये, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन हमारा सी, 4th सही है। ओके, करेक्ट, ठीक है। श्रवणबेलगोला में अवस्थित, क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन ही दिखेंगे, ठीक है। अवस्थित गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण किस वंश द्वारा किया गया था? पल्लव, ऑप्शन ए, बी चालुक्य, सी गंग, डी राष्ट्रकूट। ये चीज़ याद कर लेना, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चाहे इनकी आर्ट एंड कल्चर पूछा जाए, चाहे यहाँ से शासन के बारे में पूछा जाए, कौन सा शासन कब तक रहा, किसने क्या 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 किया, कौन से युद्ध जीते, कौन से नहीं। तो 45 का जो हमारा आंसर है वो सी है, सी यानी कि गंग। गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति बाहुबली है, 57 फुट ऊंची है। एकाश्म मूर्ति कर्नाटक श्रवणबेलगोला में विंध्यागिरी पहाड़ी पर अवस्थित है। जैन भगवान बाहुबली को लंबे ध्यान में दर्शाते हुए इसे 1983 ईसा पूर्व में बनवाया गया था और यह विश्व की सबसे ऊंची स्वतंत्र मूर्तियों में से एक है। इस मूर्ति का निर्माण गंगवंश द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट 46 आ जाओ। 46, ठीक है।
46 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किनके समय में सातवाहनों का संघर्ष शकों की कदर्मक शाखा से हुआ था? ए गौतमी पुत्र सतकर्णी, बी वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, सी यज्ञश्री सतकर्णी, डी सिमुख। 46 का हमारा बी होगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी के उत्तराधिकारी विशिष्ट पुत्र पुलवामी के समय सातवाहनों का संघर्ष शकों का कदर्मक शाखा में हुआ था। गौतमी पुत्र सतकर्णी के उत्तराधिकारी थे विशिष्ट पुत्र पुलवामी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कादरमुख शाखा के चष्टन ने सातवाहनों से पश्चिम मालवा जीत लिया था और टॉलमी के अनुसार उसने पश्चिम मालवा में स्थित उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। इस बात की पुष्टि चष्टन के चैत्य आकृति वाले सिक्कों से भी की जाती है, क्योंकि चैत्य सातवाहनों के सिक्के का एक प्रमुख चिन्ह था। ये चीज़ भी याद रखना। आ जाओ 47 पे। स्लोली ऑप्शन सारे देखने चाहिए। डी ऑप्शन। ओके, देखा। संगम युग में सर्वाधिक प्रचलित विवाह निम्नलिखित में से कौन सा था? ए कैकरे, बी 5 तिरड़ाई, सी पैरुंदड़े, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन है करेक्ट, पैरुंदरे। तोलक का पिपियम में वर्णित दक्षिण संगम युग में विवाह को संस्कार के रूप में आयोजित किया गया। तो संस्कार सभी में संगम युग में एक पक्षीय प्रेम विवाह को केकरने, सर्वमान्य विवाह का पैरुंदर तथा प्रेम या गंधर्व विवाह को 5 चढ़ाई कहा जाता है। इन 3 ढांचों में तमिलों में आर्यों में 8 रूपों में समायोजन है। पक्षीय प्रेम विवाह को तो यह सर्वाधिक प्रचलित संगम युग में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा था? पैरुंदे। प्रेम विवाह को सौंदर्य और सर्वमान्य विवाह पैरुंदे तथा प्रेम गंधर्व विवाह 5 चढ़ाई कहा जाता है। संगम युग में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन था? 1 सेकेंड होल्ड रखोगे, मुझे क्वेश्चन कंफ्यूजन हो रहा है। मैं एक बार देख के बताती हूँ। तो होल्ड रखिएगा। एक सेकेंड होल्ड रखना, मैं भी बताती हूँ। मुझे शायद कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। यार क्वेश्चन कभी कभी होता है ना कि आपसे भी गलत हो जाता है। संगम युग में क्वेश्चन क्या कह रहा था? संगम युग में सर्वाधिक प्रचलित विवाह सर्वाधिक संगम काल क्या विकिपीडिया दे दिया इन्होंने तो यार। राजतंत्र तो था ये, तो है ये। मुझे थोड़ा सा मतलब होता है ना, माइंड से निकल गया होगा तो इधर ही। इसमें देवता तो पता चल रहा है, देवता तो मरुगमन थे, इन्हें तमिल भगवान के रूप में जाना जाता था और सबसे प्राचीन मानी जाती भगवान विष्णु। और पूजा अर्चना विष्णु इंद्र और कृष्ण वर्ण की कार्रवाई थी। संगम काल में नायक पाषाण की पूजा महत्वपूर्ण थी। युद्धों को दिखाया गया दर्शन। संगम में बौद्ध धर्म जैन धर्म था। ठीक है, महिलाओं की स्थिति क्या थी? संगम में महिलाओं को सम्मान किया जाता था। बौद्धिक गतिविधि संचालन की अनुमति थी। उबेयार, निचलियर और कक्कई पंडियार जैसी महिला कवित्री थी। तमिल साहित्य की उच्च थी। महिलाओं को अपन जीवन चुनने की अनुमति, विधवाओं को जीवन दैनी था और समाज स्तर पर प्रथा का प्रचलन उल्लेख था और नामक ग्रंथ था। ठीक है, कविताएं
वंशावली राजतंत्र था, ठीक है, ये भी बताया। शक्ति 5 परिषदों पर नियंत्रित थी। महासभा था, देशद्रोह था, प्रशासन राज्य की प्रमुख स्रोत, युद्ध, डकैती, तस्करी। जो चाहिए वो नहीं मिलना। तोलका पिपियर द्वितीय संभव एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ था और एक उस राजनीतिक अर्थ थी, ठीक है। 8 ग्रंथ, ओके, ठीक है। 8 कविताओं का अगलों के। एक सेकेंड, आप थोड़ा होल्ड करो, मैं इसको जब तक देखूंगी ना मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। आंसर इसका ओपन तो नहीं हो रही है। हिस्ट्री, पता नहीं कहाँ रखी होगी, मेरे को तो दिख भी नहीं रही है। बस 2 मिनट रुक जाओ। नहीं, अगस्त्य ऋषि द्वारा दंड, मछली, पहाड़, धनुष, तृतीय संगम, राजा यहाँ पे। हाँ, विवाह, ओके, गंधर्व विवाह मिल गया। एक सेकेंड, मिल गया। तो मिल गया। विवाह पंचित, प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह स्त्री पुरुष में सहज और प्रण तथा उसकी विभिन्न अवस्थाओं पे पंचत्रय कहा जाता था। तो मैंने क्या लिखा था, पेरुंदड़े लिखा, पंचत्रय प्रेम विवाह संगम सबसे सर्वाधिक जो था वो, ठीक है। औचित्य प्रण प्रजापति सत्य चारों विवाह, यह विवाह संगम में सर्वाधिक प्रचलित था, ठीक है। ऑप्शन सही है, ओके, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें दिया है जो पंचत्रय था, पंचत्रय, यहाँ पे पंचत्रय लिखा है, इसमें पंचत्रय लिखा है, जिसको हम प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह कहते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रेम विवाह या फिर गंधर्व विवाह, ठीक है। ओ शिट, प्रेम विवाह और गंधर्व विवाह, एक सेकेंड, ठीक है। प्रेम विवाह गंधर्व विवाह, स्त्री व पुरुष में सहज प्रणय उसकी विभिन्न अवस्थाओं पे पंचत्रय कहा जाता था। और कैकर्णे एक पक्षी प्रेम था, असुर राक्षस पैशाच और पेरुंदड़े औचित्यहीन प्रण प्रजापति सहित शेष चारों विवाह में यह विवाह संगम युग सर्वाधिक प्रचलित था। समाज में विधवा विवाह और पुनर्विवाह भी प्रचलन में था और गणिकाओं का परित्यय भी हो जाता था, परित्यय, ठीक है। ओके, मिल गया आंसर, सही है, कंफ्यूजन नहीं था, मैं रॉन्ग थी। नेक्स्ट, मैंने 47 कर लिया, चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 48। हिंद यवन शासकों में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त थी? यूक्रेटाइडीज, बी डेमोट्रियस सेकेंड, सी यूथिडेमस, डी डियोडोटस। 48 का हमारा ऑप्शन जो है वो ए है, टाइडीज, ओके। तो हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे। तो थोड़ा पेपर घुमा सकते हैं ऐसे। इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम लिखा भी है, सर्वप्रथम
सिक्के चलवाए थे, ठीक है। सोने के सिक्के लिखेंगे, सोने के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। इसको मैं कोशिश करूँगी, रुको यहाँ पे पहले ये आए 48, ठीक है। लेकिन भारत में यवन शासकों की मुद्राएं चांदी और तांबे की थी। लेकिन भारत में, ठीक है, भारत में इनकी जो मुद्राएं थी, भारत में मुद्राएं चांदी एवं तांबे की थी, ठीक है। और डियोडोटस, यूथिडेमस, यूक्रेटाइडीज आदि के सोने के सिक्के मिलते हैं, परंतु हिंद यवन शासकों में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा यूक्रेटाइडीज से प्राप्त होती है, ठीक है, सर्वाधिक इनसे प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 49। 49 क्या कह रहा है? कैटलॉग ऑफ द क्वाइस ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी ओ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी चलो। ऑप्शन ए कनिंगम, ऑप्शन बी A.S. अल्तेकर, सी जॉन एल्वन, डी कर्नल कोल्डवेल। 49 का बताइए। सी कैटलॉग ऑफ द क्वाइंस ऑफ द गुप्त डायनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक जॉन एलन थे। क्वांस ऑफ एशियाटिक इंडिया के लेखक कनिंगम है। कनिंगम किसके लेख हैं? क्वाइस ऑफ एशियन इंडिया के लेखक जो है कनिंगम है, ठीक है। बी सॉरी हाँ बी है, सी। सिकंदर के आक्रमण के समय मालव गणराज्य किस नदी के तट पर स्थित था? ए झेलम, बी रावी, सी चिनाब, डी सिंधु। बी रावी। सिकंदर के आक्रमण के समय मालव मलोई गणराज्य रावी नदी के दोनों तटों पर स्थित था। पाणिनि की अष्टाध्यायी में मालव गढ़ को शस्त्रोपजीवी युद्ध द्वारा जीविका चलाने वाला कहा गया है। क्षुद्रक तथा मालवों से संगठित रूप से सिकंदर का प्रतिरोध किया था। क्षुद्रक एवं मालवों को यूनानी लेखक लड़ाकू स्वभाव बताते थे, ठीक है। आओ जाओ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 51। 51 क्या था? सर्वप्रथम किस शासक ने सिक्कों पर देवव्रत की उपाधि का प्रयोग किया था? मिथ्रेडेटस, बी म्यूस अमो, सी आयलिश और डी गोडक्को फर्नीज। 51 का ऑप्शन डी गोडक्को फर्नीज। शक पल्लव शासक गोडो फर्नीज के सिक्कों पर खरोष्टी लेख के साथ साथ देवव्रत अप्रतिहत एवं धार्मिक उपाधि मिलती है। सर्वप्रथम गोडो फर्नीज ने सिक्कों पर देवव्रत की उपाधि का प्रयोग किया था। नासिक क्षेत्र महाराष्ट्र में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने वाला शासक था। 52 सुनेत लुधियाना से प्राप्त 30,000 सिक्के प्राचीन भारत के किस गणराज्य के हैं जिस पर बैल प्रतीक के साथ जयंधर अंकित है? ए अंदेम्बर, बी योद्धे, सी कुणिंद, डी मालव। बी सुनेत। 52 का ऑप्शन है बी। तो सुनेत लुधियाना से प्राप्त 30,000 सिक्के योद्धियों के हैं जिस पर बैल प्रतीक के साथ जय मंत्रधर अंकित है। जय मंत्रधर अंकित है। योद्धियों ने वृषभ, नंदी, गज प्रकार, षणमुख, कार्तिकेय प्रकार के कार्तिकेय, देवसेना, कार्तिकेय की पत्नी या षणमुखी, षणप्रकार की मुद्राएं निर्मित की हैं। और योद्धे सिक्के बनवाने वाली मिट्टी के सांचे खोखरा कोट रोहतक की सबसे बड़ी संख्या मिले हैं। योद्धियों ने अपने सिक्के पर मुहर का केवल ब्रह्मलिपि का प्रयोग किया है, ठीक है। 53